नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद द टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह। इनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था। ये एक प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर और पत्रकार थे, यानी जर्नलिस्ट थे। खुशवंत सिंह हर हफ्ते एक कॉलम लिखते थे जिसका नाम था विट मेलिन्स टूवर्ड वन एंड ऑल, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। खुशवंत सिंह का लिखा हुआ कॉलम भारत के कई अखबारों में आता था। खुशवंत सिंह को इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री में एक हिस्टोरियन और नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है। खुशवंत सिंह का कॉलम इसलिए इतना फेमस था क्योंकि वो खुले मन से राजनीतिक टिप्पणी अपने कॉलम में लिखते थे, और खुशवंत सिंह को एक ऑब्जर्वर और सोशल लाइफ के क्रिटिक के रूप में याद किया जाता है। तो ये था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अभी हम द टेक्स्ट को पढ़ेंगे। चलिए। तो जैसा कि हर किसी की दादी होती है, वैसे ही मेरी भी एक दादी थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि उनके चेहरे पर रिंकल आ गए थे। मेरे दादी यानी कि खुशवंत सिंह के दादी। तो मैं उन्हें पिछले 20 साल से जानता हूँ, और तब से उनके चेहरे पर रिंकल और बूढ़ी दिखती थी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मेरी दादी बहुत खूबसूरत थी और उनका एक पति भी था, लेकिन लोगों की बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि पिछले 20 साल से मेरी दादी जैसी दिखती थी वैसे ही आज भी दिखती है। इसीलिए मुझे यह मानना मुश्किल था कि कभी मेरी दादी खूबसूरत और जवान भी दिखती होगी। आगे ऑथर लिखते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम के मंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी का तस्वीर लगाया हुआ था। फोटो में दादाजी एक बड़ा टर्बन और ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके पूरे चेस्ट को ढक रहा था, और वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे। यानी वो कभी किसी बच्चे के पिता नहीं, बल्कि वो बहुत सारे पोतों के दादाजी लग रहे थे। और रही बात मेरी दादी की जवानी और खूबसूरती की, तो ये बात मुझे मानने में थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उस समय मैं बच्चा था ना, इसीलिए। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरी दादी मुझे अपने बचपन के बारे में बताती थी। वो बताती थी कि वो बचपन में कौन कौन सी खेल खेलती थी, वगैरह वगैरह बताती थी। लेकिन दादी की बताई गई बातें मुझे अब्जर्व्ड और अनडिग्निफाइड लगता था। एब्जर्व का मतलब है बेकार, और अनडिग्निफाइड का मतलब है अपमानजनक। अब मैं मेरी दादी के कैरेक्टर यानी बॉडी के बारे में बताऊंगा। तो जब से मैंने मेरी दादी को देखा है, तब से वो थोड़ी छोटी और मोटी दिखती थी, और वो थोड़ी सी टेढ़ी होकर चलती थी, और उनके फेस में रिंकल बने हुए थे। रिंकल यानी आपने देखा होगा कि ओल्ड लोगों के चमड़ी पर कुछ लाइन सा बना हुआ रहता है, उसी को रिंकल कहते हैं। तो मैं ये मानता था कि मेरी दादी हमेशा से ऐसी दिखती होगी। वो इतना ज़्यादा ओल्ड दिखती थी कि उससे ज़्यादा वो ओल्ड हो ही नहीं सकती थी। यानी 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, वो उससे ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं रही थी। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसी उम्र में अटकी हुई हो। इसीलिए मुझे लगता था कि शायद मेरी दादी कभी खूबसूरत नहीं दिखती होगी, लेकिन फिर भी मेरी दादी हमेशा से खूबसूरत लगती थी, क्योंकि वो स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहनकर घर में इधर उधर चलती थी। वो अपने एक हाथ को अपने कमर पर रखकर थोड़ी सी झुककर यानी बैलेंस बनाकर चलती थी, और दूसरे हाथ में वो एक प्रेयर बीड्स यानी एक माला को पकड़ी रहती थी, और उनकी चांदी जैसे दिखने वाले बाल उनके चेहरे पर इधर उधर बिखरा हुआ रहता था, और उनके होंठ हमेशा कुछ कह रहे होते थे, लेकिन सुनाई नहीं देता था कि वो क्या गुनगुना रही थी। यानी वो बहुत ही इनऑडिबल वॉइस में किसी प्रेयर को गुनगुना रही होती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वो खूबसूरत थी। वो पहाड़ों में सर्दी का मौसम की तरह दिखती थी। वो एक शांत और सुकून भरा सफ़ेद दृश्य, जिसे देखने के बाद शांति और सुकून का महसूस कराता है। सो दिस वॉज द यूनिट 1 which we have completed, and now we are going to यूनिट 2। तो यूनिट 2 में ऑथर लिखते हैं कि मैं और मेरी दादी एक बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा कुछ पैसे कमाने के लिए गांव छोड़कर सिटी में शिफ्ट हो गए और मुझे मेरी दादी के साथ गांव में रहने को कहा, इसलिए मैं और मेरी दादी हमेशा से साथ में रहे थे। दादी मुझे हर सुबह उठाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। वो मोनोटोनस तरीके से एक मॉर्निंग प्रेयर को गाते थे। गाते हुए मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाकर तैयार करती थी। दोस्तों मैं बता दूं कि मोनोटोनस का मतलब एक सॉन्ग को गुनगुनाना होता है, जो कि मेरी दादी मुझे नहलाते समय गाती थी, ताकि मैं भी उनका ये सॉन्ग को याद कर लूँ। यानी दादी चाहती कि मैं उनका वो सॉन्ग को याद कर लूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनकी आवाज़ से प्यार करता था। याद करने का कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं वो सॉन्ग को याद नहीं कर पाया। खैर आगे बढ़ते हैं। दादी मुझे नहलाकर कपड़े पहनाने के बाद वो मेरी वुडन स्लेट लाती थी, जिसे कि वो पहले से साफ़ करके रखते थे, और उस पर एक येलो चाल्क लगा हुआ रहता था। साथ में एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट और एक रेड पेन होता था।
इन सब को वो एक बंडल में बांधकर मुझे देती थी। इसके बाद मेरी दादी मुझे एक थिक और स्टेल चपाटी यानी एक मोटा और बासी रोटी देते थे, जिसमें थोड़ा सा बटर और शुगर लगा हुआ रहता था, और उसे खाने के बाद हम दोनों स्कूल की ओर निकल पड़ते थे। साथ ही साथ दादी कुछ बासी चपाटियाँ भी साथ में लेकर आती थी, जिसे कि हम रास्ते में गांव के कुत्तों को देते थे। और हाँ, मैं बता दूं कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि हमारा स्कूल मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। तो दादी मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर पढ़ती थी, और मैं और स्कूल के सारे बच्चे स्कूल के बरामदा में बैठकर चौरस में अल्फ़ाबेट या मॉर्निंग प्रेयर गाते थे। चौरस में यानी सारे बच्चे एक साथ प्रेयर गाते थे। तो बच्चे लोग अल्फ़ाबेट या प्रेयर को चौरस में यानी साथ में गाते रहते थे, और दादी मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर पढ़ती रहती थी। और जब हमारा स्कूल छुट्टी हो जाता था, तब मेरी दादी मंदिर से निकलकर स्कूल के गेट पर आती थी, और हम साथ में वापस घर की तरफ चले जाते थे। और हाँ, जब स्कूल छुट्टी हो जाता था, तब गांव के कुछ कुत्ते मंदिर के दरवाजे से लेकर हमारे घर तक पीछे पीछे आते थे, क्योंकि हम उन्हें चपाटिस देते थे। चपाटिस यानी रोटी देते थे, जो कि हम स्कूल आते समय घर से लेकर आए थे। और वो सारे कुत्ते चपाटिस खाते खाते लड़ते झगड़ते हमारे घर तक आते थे। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये रोज़ की बात है। हर रोज़ हमारा ये प्यारा सा रूटीन बन गया था। तो यूनिट 2 भी ख़त्म हुआ। अब हम यूनिट 3 को पढ़ेंगे। आगे ऑथर ने लिखा है कि जब मेरे माता पिता शहर में सेटल हो गए, तब उन्होंने हमें वहाँ सिटी में बुला लिया, और तभी मेरी और मेरी दादी की दोस्ती में एक मोड़ आया। क्योंकि शहर में जाने के बाद हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। क्योंकि गांव से शहर में जाने के बाद मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाता था। जी हाँ, इंग्लिश स्कूल जाता था मैं। और जैसा कि मैंने यूनिट 2 में बताया कि गांव में मेरी दादी कुत्तों को बासी चपाटी दिया करती थी, जो कि उनका शौक़ था। लेकिन शहर में आने के बाद उन्होंने घर के कोर्ट यार्ड में चिड़ियाओं को रोटी खिलाने का शौक़ बना लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में कुत्ते तो होते नहीं थे, इसलिए वो घर के कोर्ट यार्ड में बैठकर चिड़ियाओं को खाना खिलाने लगी। जैसे जैसे साल बीतने लगे, हमारे बीच में पहले जैसा मिलना जुलना कम होता चला गया। कुछ समय तक, यानी पहले मेरी दादी मुझे स्कूल जाने के लिए उठाती थी, तैयार करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। और अब जब मैं इंग्लिश स्कूल से छुट्टी होकर घर आता था, तब वो मुझसे पूछती थी कि आज टीचर ने क्या क्या सिखाया। तो मैं इंग्लिश वर्ड्स में और वेस्टर्न साइंस के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता था, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, दुनिया गोल है, वगैरह वगैरह। तो जब मैं उन्हें ये सब बताता था, तो वो दुखी हो जाती थी, क्योंकि अब वो मुझे मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। और तो और दादी को इंग्लिश स्कूल में सिखाए जा रही चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और जब उन्हें पता चला कि इंग्लिश स्कूल में गॉड, स्क्रिप्चर यानी भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा, तब उन्हें बहुत दुखी हुआ। और फिर एक दिन मैंने अनाउंस किया, यानी दादी को बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। तब वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि संगीत को लेकर मेरी दादी का नज़रिया बहुत ही अलग था। उनके अकॉर्डिंग म्यूज़िक सिर्फ हार्लोट्स यानी सेक्स वर्कर्स और बेगर्स यानी गरीबों के लिए होता है, ना कि जेंटल फॉल्स के लिए। ऐसा दादी का मानना था। तो जब मैंने दादी को बताया कि हम म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब मैं समझ गया कि वो म्यूज़िक को लेकर डिसअप्रूवल है। और तब से वो मुझे बहुत कम बात करने लगी। और फिर कुछ दिनों बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, और वहाँ रहने के लिए मुझे अपना खुद का एक कमरा मिला। और तभी से यानी मेरे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद हमारी दोस्ती का कॉमन लिंक टूट गया। फिर मेरी दादी अकेली हो गई, यानी उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन वो दुखी ना होकर इस सिचुएशन यानी तन्हाई को एक्सेप्ट किया, और तब से वो किसी से बात नहीं करती थी। उसके बाद सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वो एक स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर करती रहती थी, यानी मंत्रों का उच्चारण करती रहती थी। और हाँ, वो सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा आराम करने के लिए बरामदा में निकलती थी, यानी बैठती थी बरामदा में, और रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके चिड़ियाओं को बांट देती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर हज़ारों छोटे छोटे चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। और वहाँ पर चिड़ियाओं के आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। और कुछ बर्ड्स दादी के पैरों पर भी बैठ जाते थे, और कुछ उनके कंधों पर भी, इवन कुछ उनके सर पर भी बैठ जाते थे, जिसकी वजह से वो मुस्कुराती थी और उन चिड़ियाओं को खुद से दूर नहीं भगाती थी, क्योंकि उन्हें ये सब करने से अच्छा लगता था। यानी दोपहर का समय मेरी दादी के लिए दिन का सबसे खुशी भरा वक्त होता था।
तो ये था यूनिट 3। अब हम यूनिट 4 को पढ़ेंगे, यानी लास्ट यूनिट को पढ़ेंगे। चलिए, तो यूनिट 4 में ऑथर ने लिखा है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं विदेश जाऊंगा पढ़ने के लिए, तब मुझे लगता था कि मेरी दादी दुखी होगी, क्योंकि मैं मेरी दादी से 5 साल तक दूर रहने वाला था और उनकी उम्र को देखकर कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन मेरी दादी अलग थी। वो सेंटिमेंटल यानी भावुक भी नहीं हुई। इवन वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, लेकिन मेरी दादी मुझसे कुछ भी नहीं बोली और कोई इमोशन भी नहीं दिखाई। उल्टा वो तो प्रेयर यानी दुआ में बिजी थे, यानी उनका मन प्रेयर में खो गया था और उनके फिंगर्स मोती का माला को गिनती कर रहे थे, यानी गिन रहे थे। मतलब कि तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा जिसमें एक बाबा एक माला को पकड़कर गोल गोल घुमा कर गिनते रहते थे और साइलेंटली एक मंत्र को गाते रहते थे। ठीक वैसे ही मेरी दादी भी रेलवे स्टेशन पर उन बीट ऑफ रोजरी को गिन रही थी और साइलेंटली एक मंत्र जाप कर रही थी। और जब मैं ट्रेन में जाने वाला था, तब उन्होंने चुपके से मेरे फोरहेड यानी मेरे माथे पे एक किस किया। और जब मैं चला गया तो मैंने उस किस को याद किया, जो कि शायद हमारे बीच की आखिरी फिजिकल टच थी। ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कि जब मैं 5 साल बाद घर वापस आया, तब मेरी दादी मुझे स्टेशन पर मिली। उनका कोई भी दिन बदला नहीं था, यानी वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। लेकिन मेरे आने के बावजूद उनके पास मेरे साथ बातें करने के लिए कोई शब्द यानी कोई टाइम नहीं था। और तो और जब वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ी, तब मैंने सुना कि वो अपने दुआ पढ़ रही थी, यानी कि वो प्रेयर गा रही थी, मतलब स्क्रिप्चर पढ़ रही थी। यानी मेरे घर वापस आने के बाद भी उनकी खुशी का वक्त सिर्फ उनकी चिड़ियाओं के साथ था, जिन्हें उन्होंने और भी ध्यान से खिलाया, और वो भी थोड़ी मस्ती भरी डांटने के साथ, यानी उन चिड़ियाओं के साथ वो खेलती रहती थी। और फिर आगे ऑथर लिखते हैं कि शाम को मेरी दादी में कुछ बदलाव आया। उन्होंने अपनी रोज़ की दुआ नहीं पढ़ी। जनरली वो हर रोज़ दुआ यानी प्रेयर पढ़ती थी, लेकिन उस दिन शाम को उन्होंने कोई प्रेयर नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने नेबरहुड के महिलाओं को बुलाया और एक पुराने ढोल को लेकर ढोल की खाल पर ठपठपाया और होम कमिंग ऑफ वॉरियर सॉन्ग को गाने लगी। ये सब कुछ घंटे तक चलता रहा, लेकिन दादी की तबीयत ज़्यादा ना बिगड़े, इसलिए हमें उन्हें रोकना पड़ा। और मेरे लिए अजीब बात यह था कि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मैंने उन्हें दुआ यानी प्रेयर नहीं पढ़ते हुए देखा, और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अगली सुबह मेरी दादी को थोड़ा सा बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि यह हल्के से बुखार है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरी दादी अलग सोच रही थी। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत बहुत पास है। उनका कहना था कि कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंतिम चैप्टर के ख़त्म होने का एहसास किया। इसीलिए दादी ने हमें कहा कि मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद करना नहीं चाहती। फिर हमने उन्हें विरोध किया कि आप ऐसी बातें मत करो, लेकिन मेरी दादी ने हमारे उस विरोध को नज़रअंदाज किया और वो शांति से बेड पर लेटी रही और दुआ यानी प्रेयर पढ़ती रही, और वो अपने बीट्स ऑफ रोजरी को गिनती रही। और अचानक हम समझ भी ना सके कि उनके लिप यानी उनका मुँह जो भी है, लिप यानी जो भी है, हिलना बंद हो गया और वह माला उनके लाइफलेस यानी मुर्दे उंगलियों से गिर गया और उनके चेहरे पर एक शांति भरा रंग छा गया और हमें मालूम पड़ा कि दादी इस दुनिया से चल बसी। और उसके बाद हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कि परंपरा है, हमने उन्हें ज़मीन पर रख कर एक लाल कफन से ढक दिया। और कुछ घंटे के मॉर्निंग के बाद, जी हाँ, मॉर्निंग के बाद हमने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि हम उसके अंतिम संस्कार की तैयार कर सकें। मॉर्निंग का मतलब है, आपने देखा होगा कि जब मॉर्निंग का मतलब आपने देखा होगा कि जब कोई इतना इंसान मर जाता है तो उस पर दुख जताने के लिए रोया जाता है, तो उसी वक्त को मॉर्निंग का वक्त कहा जाता है। तो कुछ घंटे बाद शाम को हम उसके कमरे में एक क्रूड स्ट्रक्चर लेकर गए ताकि उनका क्रीमेटेड यानी अंतिम संस्कार किया जा सके। स्ट्रक्चर यानी आपने CID में देखा होगा कि जब किसी इंसान का बॉडी को एम्बुलेंस में लेना होता है, तो उस बॉडी को लेने के लिए 2 लोग स्ट्रक्चर लेकर आते हैं और उस बॉडी को स्ट्रक्चर में उठाकर ले जाते हैं। तो जिसमें बॉडी को रखते हैं उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब हम अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, तब सूर्यास्त हो रहा था और तभी दादी के कमरे में और बरामदा में
ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट यानी सुनहरे रोशनी का चमक छा गया। इसीलिए हम कोर्टयार्ड पर यानी आंगन के बीच में रुक गए। तो पूरे बरामदा और दादी के कमरे में जहाँ वो लाल कफन पर मृत थी, वहाँ पर हज़ारों चिड़िया ज़मीन पर बिखरी हुई थी और कोई भी चिड़िया चिरपिंग नहीं कर रही थी। हम उनके लिए दुखी थे, इसलिए मेरी माँ ने उनके लिए रोटी लेकर आई और उसे छोटे छोटे तोड़कर उनके पास फैला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी दादी करती हैं। लेकिन चिड़ियाओं ने एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया, यानी उन्होंने रोटी को नोटिस तक नहीं किया। जब हमने दादी की लाश को उठाया तब वो चिड़िया चुपचाप वहाँ से उड़ान भरकर चले गए और अगली सुबह सफाई करने वाले ने स्वीपर से यानी झाड़ू से रोटियों के टुकड़ों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। एंड नाउ फाइनली इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आप सभी दोस्त इस चैप्टर के स्टोरी को समझ गए होंगे। तो ये था आज का वीडियो। अब हम मिलते हैं किसी अगले चैप्टर पर। तब तक के लिए थैंक यू 3 मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।